नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। रेशियो के पार्ट 1 में हमने सीसेट पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर स्वर्ण सिक्का है। एक स्वर्ण सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिक्के और अस्वर्ण सिक्के, प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। यानी कि अगर स्वर्ण सिक्का 1 है तो अस्वर्ण सिक्कों की संख्या 3 है। अब कह रहा है ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। जब 10 सिक्के और डाल दिए जाते हैं तो स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। अब आप लोग यहाँ एक बात ध्यान रखिए, पहले यहाँ स्वर्ण सिक्कों अनुपात में 3 आ रहा था, अब यहाँ 2 हो रहा है, जबकि स्वर्ण सिक्कों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो स्वर्ण सिक्कों में हो रहा है। स्वर्ण सिक्कों में परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ण सिक्के पहले जितने थे उतने ही अब है। ऐसी कंडीशन में जब चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम इनके अनुपात को बराबर कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 है, 2 है, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो नया रेशियो आएगा वो आएगा 2, 6, 3 एंड 6। अब देखो यहाँ पे अस्वर्ण सिक्कों का जो रेशियो वाला अनुपात है वो सेम हो गया है। परिवर्तन किस में हुआ है? स्वर्ण सिक्कों में परिवर्तन हुआ है। अब कितने स्वर्ण सिक्के हुए? 10। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस आया है वो 10 ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जी इसमें 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, और ये बराबर हमें दिया हुआ है 10 के। इसका मतलब 1 यूनिट 10 सिक्कों के बराबर है। अब देखो यहाँ पे टोटल सिक्के हैं कितने, हमसे पूछा गया है इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी। तो 3 + 6 9 हुए। तो जब 1 यूनिट 10 सिक्कों के बराबर है तो 9 यूनिट होगा। 10 × 9 = 90। यानी कि अब सिक्कों की संख्या 90 हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक से बताया है, बेसिक मेथड अलग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2013 में ही पूछा गया है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये। वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम भी नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा। किसी पद के लिए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन में जी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अच्छे से देखिए, थोड़ा सा बस लॉजिकली क्वेश्चन है, सोच के करें तो बिना पेन कॉपी के इसको आराम से किया जा सकता है। टोटल मिला के 120 आवेदन किए गए। अब कह रहा है 70 तो पुरुष है, 120 में मेल 70 है तो फीमेल कितनी होंगी? फीमेल होंगी 50। ठीक। अब आगे कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की नहीं, अच्छा 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इन 120 में से 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अच्छा सा प्यारा सा लॉजिकली क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उससे तो ज़्यादा नहीं हो सकती, और कितनी कम हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, वही हमें बताना है। अब हो क्या सकता है
एक कंडीशन, पहली कंडीशन हम ये ले लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हम ये कह सकते हैं कि अगर 50 की 50 फीमेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ तो 80 होने के लिए 30 मेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 50 और 30 80। तो ऐसी कंडीशन में न्यूनतम लाइसेंसधारी पुरुषों की संख्या हुई 30। ये तो हो गया मिनिमम। अब अधिकतम कितना पुरुष हम ले सकते हैं? अधिकतम हम कह सकते हैं कि 70 पुरुषों के पास तो क्या है, क्योंकि 70 ही है टोटल, 70 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बचा कितना? 10, तो ये 10 और हो गया यहाँ पे, तो 70 और 10 80, यानी कि अधिकतम पुरुष कितने हुए? 70। अधिकतम पुरुष हुए 70। तो कह रहा है अधिकतम का न्यूनतम से रेशियो क्या होगा? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 7 और 3, 7 से 3 का अनुपात होगा। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। आसान सा सवाल था, लॉजिकली था, थोड़ा सा सोचना था, कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें रीजनिंग का भी टच था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये 2013। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, बाद में करवाऊंगा, पहले यूपीएससी के क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन है 73। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है, तो आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? ये अभी लेटेस्ट ही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया और बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इधर कह रहा है हमने लिया पी अनुपात क्यू अनुपात आर, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो 20% का क्या मतलब होता है? 20% यानी कि 1/5, यानी कि अगर क्यू का वेतन 5 है तो पी का वेतन 1 कम है, यानी कि 4। अब कह रहा है जो आर के वेतन से 20% कम है, ये आर के वेतन से 20% कम है, यानी कि अगर आर का वेतन 5 है तो क्यू का वेतन 4 है। अब हम इन तीनों का रेशियो ले लेंगे। रेशियो निकालना क्या? 4 चौक 16, 5 चौक 20 एंड 5 25। ये हमारा पी रेशियो क्यू रेशियो आर आ गया। अब कह रहा है आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ये आर है, ये पी है, तो पहले तो ये देखो कि कितना अधिक है, 9 ज्यादा है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? 9 16 से 9 16 का कितना प्रतिशत है, 9 16 का कितने प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो कितना प्रतिशत अधिक हुआ? जब 16 है तो 9 अधिक है, 100 होगा तो कितना होगा? तो ये हो गया 900 अपॉन 16, 16 पंजे 80। एक ही ऑप्शन है बी, 56.25%। ये हमारा हुआ यहाँ पर ऑप्शन बी, राइट आंसर हुआ। इतना छोटा सा क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन ही पूछा गया था 2024 में। इसी टाइप का ही एक दूसरा भी क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप से दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये है 2024 का दूसरा क्वेश्चन जो रेशियो से पूछा गया था। एक व्यक्ति 3,300 रुपये में 3 वस्तुएं पी क्यू और आर खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 50% अधिक है
और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। अब देखिए पी की कीमत आर से, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पी रेशियो आर रेशियो क्यू ले लिया, क्योंकि जैसा दिया गया वैसे हम लेते हैं। पी की कीमत आर से 25%, तो 25% मतलब 1/4 होता है। तो पी की कीमत आर से 25% अधिक है, यानी कि अगर आर की कीमत 4 है तो पी की हो गई 5। आगे कह रहा है अधिक है, और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो 20% वही 1/5, यानी कि क्यू की अगर 5 है तो आर की कीमत हो जाएगी 6। ये हमारा रेशियो हो गया। अब पी रेशियो आर रेशियो क्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। 30, 24 और 20, और ये अगर इनका और रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 15, 12 एंड ये आ गया पी रेशियो आर रेशियो क्यू। अब आगे कह रहा है तो पी की कीमत क्या है, 3,300 रुपये में से पी का कितना हिस्सा है। तो यहां पर देखिए टोटल रेशियो पी का इससे यहां पर 15 है, तो 15, 12 एंड 10 टोटल मिला के हुआ 15 और 12 27 और 10 37। ये जो 37 तो रेशियो में है, और टोटल कीमत कितनी यहाँ पे 3,330। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3,330/37, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, ये जाएगा 90 बार। एक यूनिट की वैल्यू आई 90। अब पी का यहाँ पर कितना है रेशियो, 15 है, तो 15 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 9 जा 135, 1350 रुपये। ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर हुआ, 1350 रुपये। ये दो क्वेश्चन रेशियो से अभी 2024 में ही पूछे गए हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। आए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये हो गया। अब ये यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के क्वेश्चन हो गए हैं, एक क्वेश्चन बच रहा है अभी, वो भी बताता हूँ 2023 का। ठीक, पहले ये ले लेते हैं। अब ये यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, टोटल मिला के 378 सिक्के हैं, मूल्य का अनुपात है 13:11:7। हम ये भी कह सकते हैं, एक तो वैसे भी है कि डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं क्या ले सकता हूँ एक्स की फॉर्म में, कि माना मूल्य कितना है 13x, 11x एंड 7x। ठीक, मूल्य हो गया 13x, 11x, 7x, और ये रुपीज में हमने ले लिया, किसमें, रुपए में है ये। क्लियर। अब आगे वो कह रहा है, हाँ अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि 1 रुपये में एक ही सिक्का होता है, तो टोटल मिला के सिक्के भी यहाँ इतने होंगे, जितने रुपए होंगे उतने सिक्के होंगे। कह रहा है 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, केवल इन्हीं के सिक्के हैं, यानी कि ये जो रुपए में वैल्यू है वो सारी की सारी रुपए में ही रहेगी। अगर मान लो 50 रुपये तो 50 के 50 सिक्के हैं, अगर मान लो 100 रुपये हैं तो 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, है ना। 200 रुपये हैं तो 1 रुपये के 200 सिक्के हैं। अब ये वैल्यू भी क्या है 200 रुपये में, ये वैल्यू भी किसमें, रुपए में ही, सारी की वैल्यू हमने रुपए में ली। अब ये 11x रुपये, अगर हम यहाँ पर कहें कि 1 रुपये है, तो यानी कि 50 के 2 सिक्के, तो एक हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सिक्के निकालने के लिए। अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये हैं तो 50 के कितने सिक्के हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे। इसका मतलब इसको सिक्कों में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। अब यहाँ पर आए, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, अगर यहाँ पर कहूँ 1 रुपये है तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के हुए, 2 रुपये में 25 पैसे के 8 सिक्के हुए,
इसका मतलब ये है, चूंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो इन रुपयों को 25 पैसे के सिक्के में चेंज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, ये तो मूल्य है, सिक्के कितने हो जाएंगे 13x 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे तो 11x इंटू 2 ये सिक्के हो गए, और 7x इंटू 4 ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 13x 22x और 28x। टोटल सिक्के कितने हैं 378 है। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। अब 28 और 22 हुआ हमारा 50, 50 और 13 63, तो 63x बराबर 378। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 378 अपॉन 60। तो 6 संख्या कितना होता है 36 यानी कि 360। तो 6 बार ये जाएगा, सॉरी कहाँ गया 378 है ना ये, हाँ 378 सिक्कों में 28 और 22 और 13 63। ओ 63 है ना ये, तो ये गलत कर रहा था 63 है, मैंने ये थोड़ा गलत लिख लिया था इसलिए गलत आ रहा है, ये 63। तो ये हमारा जाएगा 6 बार, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। अब आगे कह रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्के टोटल कितने हैं 20x है, 50 पैसे के सिक्के ये, तो 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी वो होगी 22x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 132। तो इसी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हुई 132। ये हमारा आंसर हुआ इसका। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, रेशियो का अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकली है, देखा जाए हल्का सा अगर सोचें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है वो मैं बता दूंगा अभी। एक झील से एक शहर को जल आपूर्ति होती है। यह देखा गया है कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपयोग करता है। पहले और दूसरे महीने में हमने लिया फर्स्ट मंथ और ये सेकंड मंथ, एक ही मात्रा में उपयोग करता है यानी कि x और x। अब कह रहा अगला 2 महीने में जल उपभोग की मासिक दर पहले 4 महीने की तुलना में आधी रह जाती है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर कहा गया कि अगले 2 महीने में जल का उपभोग पहले 4 महीने की, यहीं पर ही एक लाइन है बस यही समझना है। कह रहा है कि पहला दूसरा हो गया और अगले 2 महीने यानी कि तीसरा और चौथा, लास्ट के 2 महीने में, अगले 2 महीने में जो जल का उपभोग है पहले 4 महीने के जल के उपभोग का आधा रह जाता है। यानी कि इन दोनों का 2 महीने में इसने जितने भी जल का उपभोग किया इन चारों के महीने के उपभोग का आधा है। अब सीधी सी बात है, जब ये x है ये x है, तो अगर हम इसको दुगना कर दें यानी कि इन दोनों का कितना हो जाए 2x, तो टोटल मिला के 4x है और ये 2x इसका कितना है आधा है। इतना से अभी हमें यहाँ सोचना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ महीने का जो जल है वो उपभोग हो जाएगा 2x। इतना सा हमें यहाँ पर ध्यान देना था। इसका मतलब 4 महीनों में उन्होंने टोटल मिला के 4x लीटर जल का उपभोग किया। अब आगे कह रहा है इसके बाद यह पर्यवेक्षित किया गया कि झील में शेष जल आरंभिक मूल आयतन का आधा है।
यानी कि अब जो जल बचा है, इतना उपभोग होने के बाद झील में जो जल बचा आरंभिक मूल आयतन का आधा बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आधा जल का उपभोग कर लिया गया। आधे जल का उपभोग कर लिया गया तो वो आधा जल यही है। इसका मतलब ये हुआ झील में जो प्रारंभ में जल था वो मल्टीप्लाइड बाय 2 8x लीटर था। प्रारंभ में जल कितना हुआ 8x लीटर। दूसरे महीने में उपभोग किए जल और झील के आरंभिक जल के आयतन का अनुपात क्या है। तो दूसरे महीने में कितना जल उपभोग किया गया था x लीटर और आरंभिक जल का आयतन कितना, ये इनका हमें रेशियो बताना है। तो x रेशियो 8x इज इक्वल टू 1/8। यही हमारा यहाँ आंसर है। राइट आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन था एमपीपीसीएस में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस 2017 में ही ये पूछा गया है। तीन संख्याओं का एक अनुक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि अनुक्रम की अगली संख्या पिछली संख्या का वर्ग है। अनुक्रम की अगली संख्या पिछली संख्या का वर्ग है। इस अनुक्रम में तीन संख्याओं के कुल योग का परिमाप 50 और 99 के बीच में है। योग के पहले और दूसरे अंकों के अनुपात का परिमाण कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तीन संख्याएं हैं और कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की वर्ग है। ये हम रेंडमली क्या करेंगे, इसमें सोचना ही होगा हमें, और ये सोचना बेहद आसान भी है। सोचिए, मैं ऐसे ही रेंडमली लेता हूं। माना कि पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या इसका वर्ग 4 हो जाएगी, तीसरी संख्या 16 हो जाएगी। ये तो बेहद ही कम आ रहा है, 50 और 99 के बीच में बताया जा रहा है। माना अगली संख्या मैंने 3 ली तो दूसरी संख्या 3 3 9 और नेक्स्ट संख्या 9 9 81। ये हमें इस रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम तीनों का सम करें। देखिए तीनों का हमने सम किया, 81 और 9 90, 90 एंड 3 93, जो कि 50 और 99 के बीच में है। तो ये पहली संख्या तो इसकी 9 है, दूसरी संख्या 3 है। इन दोनों का अनुपात का परिणाम बताना है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 9/3 3। तो यहाँ पर आंसर हुआ सी ऑप्शन। ये इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। आसान सवाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब। ये भी 2017 एमपीपीसीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक रसायन विज्ञानी द्वारा एक घोल तैयार किया गया जिसमें जल का आयतन कुल आयतन का 30% है। उस घोल में जो जल का आयतन है वो कुल आयतन का 30% है। इस घोल में 5 लीटर जल डालने पर यह देखा गया कि जल का आयतन बढ़कर 40% हो गया है। तो प्रारंभिक घोल में जल कितने लीटर था, ये हमसे पूछा गया है। तो माना घोल में जैसे कि प्रारंभ में एक वाटर था और कुछ पार्ट किसी दूसरे लिक्विड का था। 30% जल था, यानी कि अगर 3 भाग जल है तो 7 भाग वह लिक्विड होगा। आगे कह रहा है इस घोल में 5 लीटर जल डालने पर देखा गया कि जल का आयतन बढ़कर 40% हो गया, यानी कि जल अगर 4 भाग है तो लिक्विड है 6 भाग। तो वही क्वेश्चन हो गया, परिवर्तन हो रहा है केवल जल की मात्रा में और जो दूसरा पार्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये समान है तो क्यों ना हम इनके अनुपात को समान बना ले। तो समान कैसे करेंगे, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो हमारा आएगा 6 3 18 और ये 42, इधर 28 और ये। अब देखिए ये भाग तो समान हो गया हमारा क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। इसका जो रिफरेंस है वह आ रहा है 10। अब कह रहा है 5 लीटर जल मिलाया गया, 18 से वो 28 और जल कितना मिलाया गया 5 लीटर,
यानी कि ये जो 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर है 5 लीटर जल के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब पूछा है कि प्रारंभिक घोल में जल कितने लीटर था, तो प्रारंभिक घोल में जल 18 लीटर था, तो 18 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 लीटर। तो प्रारंभिक घोल में जल कितने लीटर हुआ 9 लीटर हुआ। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन एक रह गया था आईएएस में आया हुआ, जो कि 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक्स कुछ कलमें 6 बच्चों ए बी सी डी ई और एफ में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, ई को मिली कलम की संख्या की 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी है, तो एक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम हो। बस हमें यह बताना है कि न्यूनतम कितनी कलमें एक्स खरीदे कि सभी को सम संख्या में ही कलम मिले, किसी को भी कलम ओड नंबर में ना मिले। यहाँ पर हमने ले लिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। हमने एक का ले लिया कि माना ए को कितनी कलम मिली, अभी तो हम रेशियो ले रहे हैं, ए मिली 1 मिली, तो बी को ए को क्या कह रहा है बी का दुगना, यानी कि बी को 1/2 मिली होगी, और सी का कितना है 3 गुना है ए को मिला, तो यानी कि सी को 1/3, इसको 1/4, जैसे जैसे कह रहा है डी से 4 गुना है, ई से 5 गुना है, एफ से 6 गुना है, तो ई का कितना हो जाएगा 1/5 और एफ का 1/3। अब हम इनका क्या ले लेते हैं रेशियो तरीके से, यानी कि नीचे फ्रैक्शन में रेशियो में कुछ भी ना रहे, तो वह निकालना बेहद ही आसान है। हम क्या करेंगे 6 5 4 3 2 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम को इन सभी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो 6 पंजे 30 दूना 60, 60 इसका एलसीएम आएगा इन पूरे का। 60 से जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 60, 1/2 × 60, 1/3 × 60, ये सारी कैलकुलेशन जितनी भी है ये सब माइंड में होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें इनका वो बताना चाहिए, ठीक। 1/4 × 60, 1/5 × 60 एंड 1/6 × 60। तो ये हमें कितना मिला 60 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10। देखिए अभी तो ये है, अभी हम इनका और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 30 15 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या काट दिया 10, अच्छा सॉरी 15 चौक 60, यहाँ पे है और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, गलती हो गई मुझसे। गलती क्या हो गई देखिए यहाँ पे ये 15 क्या है ऑलरेडी ओड नंबर है, ये भी इवन 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 है, लेकिन 15 यहाँ पर देखो ओड है। अब हमसे पूछा गया कि मिनिमम कितनी पेंसिलें उसे खरीदने की सभी को इवन ही मिले। अब अगर ये ओड है तो ऐसा क्या करें कि ये इवन हो जाए। सीधी सी बात है, किसी भी संख्या को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या इवन हो जाती है, चाहे 2 से करे चाहे 4 से करे। तो हमें तो मिनिमम चाहिए, तो सीधी सी बात है इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी रेशियो को, तो सबकी सब क्या हो जाएंगे इवन हो जाएंगे। इसका मतलब 2 60 दूना 120 प्लस ये 60 हो जाएगा, प्लस ये 40 हो जाएगा, प्लस ये 30 24 एंड अब देखो सभी को इवन इवन पेंसिलें मिली है। इनका जब हम सम करेंगे तो सम करने पर ये आएगा 294। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हुआ सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर है। कितनी कलम खरीदनी चाहिए 294 मिनिमम खरीदनी होगी ताकि सभी को इवन नंबर में पेंसिलें मिले।
तो इस तरीके से हमारा ये रेशियो का पार्ट 2 विद PYQ कंप्लीट हो गया। विद PYQ केवल PYQ ही करवाए हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन यूपी और MP के भी ले लिए हैं, और 2024 का भी कंप्लीट हो गया, 23 वाला भी हो गया है। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब एक मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि फरवरी में हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं CSET के लिए, जो कंप्लीट फ्री बैच होगा। केवल नाम मात्र की फीस ली जाएगी, जो कि हमारी एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी हमारे ऐप पे, वो बिल्कुल नाम मात्र की होगी। एक तरीके से वो फ्री बैच ही होगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री बैच, कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें पूरा A to Z CSET कवर करवाया जाएगा, और एक अच्छे लेवल का CSET हम यहाँ पर करवाएंगे। CSET का जो हमारा लेवल मिलेगा वो किन्हीं भी ऐसी कोचिंगों से कम नहीं रहेगा जहाँ 20,000, 18,000, 25,000 फीस ली जा रही है। वही बैच हम आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड अपने ऐप पर करवाने जा रहे हैं, ठीक है। बस मेरा आपसे यही कहना होगा कि हम जो फ्री बैच प्रोवाइड आपको करवाने जा रहे हैं, कि जो भी हमसे चाहते कि फ्री बैच हो, बस हमें कमेंट करें हमारे हर वीडियो पे कि हाँ हम फ्री बैच चाहते हैं, हमें चाहिए। हमें कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसी से हमें पता चलेगा कि कितने लोग इसे करना चाहते हैं, और फिर हम इसे आगे अपने प्रोसीजर कंप्लीट करें फ्री बैच के लिए। ओके।